इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 समकालीन भारत 2, जिसका हम 7वां अध्याय पढ़ेंगे, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मतलब अपने भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे इसमें। तो चलिए जानते हैं कि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे तेजी से आगे बढ़ा और कैसे विकसित हुआ। तो समय गंवाना है कि पढ़ना है, दो चीज मैं पूछता हूं। समय गंवाना नहीं है, समय को लगाना है पढ़ाई में। तो हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। हम रोज का रोज कुछ ना कुछ सामग्री और सेवा का इस्तेमाल करते हैं। उसके वजह से ही हमारे देश का अर्थव्यवस्था बढ़ता है, जिसमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं। जैसे में आज जो भी सामान आपके घर में है, सब भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सक्षम है और उसमें भागीदार है। जबकि कुछ अन्य चीजों की जरूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती है और बाकी कुछ है जो दूसरे देशों से लाया जाता है। जैसे मैंने पिछले अध्याय में बताया कि कुछ जो उच्चतम कोटि के, बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कोटि के जो स्टील होता है, हम दूसरे देश से उसको आयात करते हैं और बाकी कच्चा माल जो है हम डायरेक्ट निर्यात कर देते हैं। पढ़ा है ना? अब आगे को जानो कि वो कौन सा चीज है जो दूसरे से हम मंगाते हैं और कौन सा सामान है जो हम खुद बनाते हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। कोई भी सामान, कोई भी वस्तु अगर आपूर्ति स्थान जहां पर उसका खपत है वहां पर पहुंचाने के लिए परिवहन का, इंग्लिश में बोले तो ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके ही वहां पहुंचाया जाता है। जिसके लिए गाड़ी चाहिए, ट्रक चाहिए, टेम्पो चाहिए, बस चाहिए और भी कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न होते हैं और कुछ व्यक्ति जो हैं केवल सामान को उपलब्ध कराने में ही लगे रहते हैं। जैसे में जितने भी ट्रक चालक हैं, जितने भी ट्रेन चालक हैं, जो मालगाड़ी चलाते हैं, वो सब क्या करते हैं, सामान को यहाँ से वहां पहुंचाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे उसको पहुंचाते हैं। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में लगे रहते हैं हमेशा। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है, जो भी व्यक्ति किसी भी उत्पाद को परिवहन द्वारा इस्तेमाल करने वाले लोगों को पहुंचाता है, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। जिसके पास पहुंचाता है उसको व्यापारी कहा जाता है। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन की सुविधा पर भी निर्भर करना पड़ता है। यहाँ पर दिया गया है, देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन और साथ ही उसका दूर स्थान तक पहुंचाना भी, सुविधा देना भी हमारे देश के सुविधा में और देश को आगे बढ़ाने में काम आता है। क्योंकि वाहन के वजह से ही हम एक सामान को दूसरे जगहों पर आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसलिए सक्षम परिवहन के माध्यम उसके साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। यहाँ पर लिया गया है, सामान बहुत तेजी से चाहिए, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा तीव्र गति से किसी चीज को यहाँ से वहां पहुंचाने के लिए तेज चलने वाली गाड़ी चाहिए ना, तो हम उसी सुविधा पर निर्भर करते हैं कि हम आसानी से वहां पहुंच सके। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। यहाँ पर दिया गया है, जिसके लिए हमें परिवहन को तेज करना पड़ेगा। उसके विकास के लिए वाहन, तेज गति से चलने वाला वाहन बनाना पड़ेगा और परिवहन को भी तेज करना पड़ेगा। परिवहन को तेज करने के लिए, तेज गति से वहां पर गाड़ी चले, इसके लिए हमें रोड को बहुत अच्छे से बनाना होगा। अगर हम 100 किलोमीटर का दूरी एक नॉर्मल रोड से, मतलब बाईपास से हम पास करते हैं, तो करीबन गाड़ी से 4 चक्का से पास करें तो 40 मिनट के करीब लगेगा, 40 मिनट लगेगा। ठीक है। अगर एक एक्सप्रेसवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, तो उस पर गाड़ी चलता है 150 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो वो 100 किलोमीटर का दूरी 10 मिनट में तय। 10 मिनट लगेगा, आप 100 किलोमीटर कब चले गए आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में हम 1 किलोमीटर चले जाते हैं, 1 मिनट में 1 किलोमीटर आसानी से चले जाएंगे एक्सप्रेसवे पे। आपको समझ में नहीं आएगा कि 1 किलोमीटर कब बीत गया। ऐसा ही 30 किलोमीटर 5-6 मिनट में बीत जाता है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि गाड़ी 150, 160, 170, 180 के स्पीड में एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर चला करती हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना, वस्तु चाहे सेवाएं को लाना और ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है। 3 स्तरों पर सामान को ले जाया जाता है और लेकर आया जाता है। जैसे में 3 रास्ता है जिसके वजह से हम किसी भी सामान को पहुंचा सकते हैं चाहे ला सकते हैं। जैसे में स्थल मतलब भूमि, जमीन, जल पानी वाला मार्ग तथा वायु आकाश मार्ग। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल और वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे में देखो आप, में विस्तृत वृद्धि हुई है और इन सब में बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ है। सॉरी, नीचे का बच गया है। अब देखो परिवहन के साधन 3 तरीके, स्थल, जमीन और जल और वायु। जमीन पर आ जाएगा सड़क, रेल और पाइपलाइन, और पानी में आ जाएगा आंतरिक जल परिवहन, समुद्री जहाज चाहे नदी में चलने वाला जहाज। वायु में आ जाएगा घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू मतलब देश के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश के बाहर। तो देश के अंदर में आता है सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी विमान सेवा। देश में 2 आते हैं, जैसे में आ जाएगा एक सार्वजनिक तौर पर कोई विमान चले और एक निजी तौर पर विमान चले। तो 2 जगह आता है जो वायु में चलाया जा सकता है। आगे देखते हैं। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। बहुत समय देख लिया जाए तो परिवहन हो गया चाहे किसी भी सेक्टर का, जमीन, जल और वायु एक सीमित संसाधन था। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ विज्ञान और फैक्ट्रियों के विकास के वजह से परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि हुई है। बहुत तेजी से बदलाव हुआ है, बहुत तेजी से देश आगे बढ़ा है। सक्षम और तीव्र गति वाले परिवहन से आज संचार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। जैसे में एक छोटे छोटे गांव से भी, एक शहर से भी बड़े बड़े शहरों में सामान को पहुंचाया जा सकता है। परिवहन का यह विकास जो इतना तेजी से हुआ है वह संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। कैसे? क्योंकि परिवहन जब रोड पे आप जाओगे, जहां पर टोल प्लाजा होता है, आप एक टोल से जाओगे तो आपको पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आप दूसरे टोल पर पहुंचोगे तो आपको वहां पर रुपया देना पड़ेगा। जितना रुपया होगा उतना आपको देना पड़ेगा वहां पे। इसलिए मैं बताता हूं, इसी के वजह से, क्योंकि नेटवर्किंग का जमाना है, एक जगह सबमिट किए और दूसर का जगह आसानी से पहुंच जाएगा। इसलिए परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के आमने सामने इर्द गिर्द रहें। आज आपको लगता है ना कि मोबाइल बिना तार ओर का जुड़ा हुआ है, टावर से चलता है, लेकिन टावर में नेटवर्क जाता कहां से है? टावर में नेटवर्क जमीन के माध्यम से भेजा जाता है। जब जमीन के माध्यम से टावर का तार जाता है, फिर फ्रीक्वेंसी बोर्ड में लगाया जाता है, उसके बाद से आपको फ्रीक्वेंसी के लिए उसको खोला जाता है, तब जाकर आपका मोबाइल चलता है। लेकिन आपका मोबाइल तो चलता है, लेकिन चिड़िया जो होती है, जो उड़ने वाली चिड़िया, उन लोगों को बहुत हानि पहुंचाता है रेडिएशन। टावर रेडिएशन उनके लिए घातक है, उनके दिमाग खराब करने के लिए, दिशा भटकाने के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है ये रेडिएशन। लेकिन आपकी सुविधा के लिए उनको बलिदान देना पड़ता है। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलता के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है, बहुत अलग अलग प्रकार की यहाँ पर भाषा बोले जाते हैं और समाज भी है, संस्कृति भी है। फिर भी, उसके बावजूद भी ये संसार में, विश्व में सबसे ज्यादा
सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है, जैसे में रेल, वायु एवं जल परिवहन, पानी, जमीन से और आकाश मार्ग से, तीनों मार्ग से जुड़ा हुआ है। समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक होते हैं। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार, यहाँ पर दिखा रहा है कि स्थानिक से मतलब जमीन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। आप जमीन के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं। कैसे? हमारे भारत के सटे में कौन है? सिक्किम, भूटान तो है ही, अब भारत में विलय हो गए हैं। उसके बाद से इधर नेपाल है, नेपाल से चले जाओ पाकिस्तान है, श्रीलंका है, और ये दोनों है। उसके बाद से पाकिस्तान जब पार करोगे तो पाकिस्तान पार करते क्वार्टर है, ईरान है, कुवैत है, काबुल है, और ऊपर में चले जाओ तो अफगानिस्तान है। तो ये सब जगहों पे हम गाड़ी से अपना सामान को भेज सकते हैं, लेकिन कुछ बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन के वजह से, बॉर्डर के रुकावट के वजह से हम नहीं भेजते हैं, समुद्री मार्ग से भेज देते हैं, आसानी पड़ता है। हमने हमारे जीवन को समृद्ध किया है, हमने अपने जीवन को बहुत अच्छे से बनाया है, अपने आप को उस लायक बनाया है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं और साधनों में बढ़ोतरी की है। जो भी साइंटिस्ट, इंजीनियर हैं, लोगों के आराम के लिए, किसके लिए? लोगों के आराम के लिए बहुत सारे सुविधाओं का, संसाधनों का इस्तेमाल करके हमें सुविधा दिया और हमें अच्छा साधन दिया कि हम आसानी से रह सकते हैं, आरामदायक जीवन को व्यतीत मतलब जीवन काट सकते हैं, चाहे जीवन गुजार सकते हैं। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं, इसके बारे में। अतः यह स्पष्ट है कि सघन और सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व राज्य और स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित है। जैसे मैं बताऊंगा कि कैसे हम आज विश्व में अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं, व्यापार बढ़ा सकते हैं, और राष्ट्र और स्थानीय स्तर पर व्यापार के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे लिए पूर्व अपेक्षित है, मतलब पहले से जानने वाला है और हम पहले से भी जान चुके हैं उसको। और व्यापार हमारा आज से नहीं होता है, बहुत पहले से होता है। व्यापारिक सिस्टम, व्यापारिक तंत्र आज से नहीं है, बहुत वर्षों पहले से है। आप रामायण भी देखे होंगे तो उसमें भी आपको व्यापार दिखाए जाएंगे जो एक देश से दूसरे देश में होता है। और जो द्वारिका था, द्वारिका आपको समुद्र में बना हुआ था, लेकिन फिर कृष्ण का मृत्यु हुआ और द्वारिका जमीन के अंदर धंस गया। परिवहन, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। अब आता है स्थल परिवहन, मतलब जमीन मार्ग, भूमि मार्ग। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। हमारे देश में सड़क का जाल, रोड का जाल करीब 56 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से सब पहले आरंभ हुआ था। रेल से भी पहले सड़क आरंभ हुआ था अपने देश में, क्योंकि रेल तो बाद में आया ना। 1800 कुछ में ट्रेन का आविष्कार हुआ, 1830 की 25 में ट्रेन का आविष्कार हुआ, और हमारे भारत में 1900 के करीब में ट्रेन लग गया, चलने लगा। बहुत कम जगह पर चलता था, लेकिन चलता था। तो निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन के अपेक्षित अधिक सुविधाजनक है। यहाँ पर दिया जा रहा है सड़क परिवहन जो है, रोड का मार्ग, सड़क मार्ग, वो ट्रेन से कई ज्यादा अपेक्षित सुविधाजनक है। ट्रेन में क्या है, यहाँ पर जाएंगे वहां पर छोड़ देगा, इस स्टेशन पर बैठेंगे दूसरे स्टेशन पर छोड़ देगा। और सड़क में है कि हम अपने घर से चलें, अपने दूसरे घर पे जाएंगे, ऑफिस के नीचे जाएंगे, जहां सामान खरीद रहे हैं मॉल के नीचे जाएंगे, ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती
महत्व निम्न कारण है। रेल की सुविधा तो बढ़े, आम बात है, लेकिन उससे ज्यादा सड़क परिवहन की बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि सड़क की बढ़ोतरी और सड़क की बेहतरी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सड़क अच्छा बने और सड़क हमेशा चकाचक रहे। आजकल तो रोड ब्रेकर इतना ज्यादा है कि गाड़ी का खचिंजर निकल जाता है, गाड़ी फुट जाता है। इसलिए बने बढ़िया अमीर लोग नहीं आते हैं। अपने बिहार में इतना ज्यादा रोड पर ब्रेकर लगा है कि जो अमीर अमीर लोग होते हैं नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? इतना ब्रेकर में कौन आएगा अपना गाड़ी फुरवाने। यहाँ पर देखिए पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है। रेल लाइन की अपेक्षा सड़क की निर्माण लागत बहुत कम है। रेल लाइन के बराबरी किया जाए रेल और सड़क का, तो सड़क बनाना सबसे सस्ता वाला काम है रेल लाइन से। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ और विचलित भूभागों पर सड़क बनाई जा सकती है। उबड़ खाबड़ हो चाहे कैसन को जगह हो, वहां पर सड़क बनाया जा सकता है। लेकिन अगर उबड़ खाबड़ हो तो वहां पर ट्रेन नहीं दौड़ाया जा सकता। ट्रेन को दौड़ाने के लिए पहले वहां पर पुल बनाना पड़ेगा। पुलिया बनाने के बाद ही उस पर से ट्रेन जा सकती है। अधिक ढाल पवनता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़क निर्माण की जा सकती है। देखो, जहां पर बहुत ज्यादा ढाल है, चाहे ऊंचाव है, पहाड़ी एरिया में जाओगे तो ढलाव ऊंचाव आते रहता है, तो वैसे क्षेत्रों में भी सड़क बन सकता है। हम जब कहाँ गए थे, झारखंड में गए थे, तो झारखंड में हमें बाबा धाम से आगे एक और मंदिर आता है, वहां पर जाना था। तो जब वहां पर जा रहे थे, तब जब रोड से करीबन 1 किलोमीटर दूरी पर थे, तो मुझे लगता था कि रोड करीबन सीधा का सीधा ऊपर खड़ा है, लेकिन वैसा था नहीं, ऐसा लगता था, क्योंकि हम धीरे धीरे पहाड़ चढ़ रहे थे और पहाड़ चढ़कर हम धीरे से ढूल भी जा रहे थे, जिसके वजह से हमें लगता था कि तेरी इतना ऊंचा, इतना खाल, और बराबर रोड था, एकदम लगता था कि बराबर है, लेकिन ऊंचा खाल तो था। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। देखा जाए यहाँ पे कि कम व्यक्तियों और कम दूरी और कम वस्तुओं के लिए सड़क ही सबसे अच्छा साधन है। अब समझो कि आपको 100 किलोमीटर कोई सामान पहुंचाना है, तो आप ट्रेन से पहुंचाओगे तो आपको महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि उसको लोड करवाना, उतारना बहुत ज्यादा दिक्कत है। लेकिन एक ट्रक से भेजते हैं तो आराम से जाएगा, आराम से कोई मशीन लगा के उतार लेगा, काम खत्म। आपको गिट्टी भेजना है तो गिट्टी ट्रेन में भेजोगे महंगा पड़ेगा, ट्रक में भेजो, ट्रक जाएगी, उसको फिर ढार कर चली आएगी, क्योंकि आज तो सब ट्रक प्रेशर वाला आता है। यह घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने और उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। ट्रेन से सामान निकालना और भरना उससे कई गुना सस्ता है कि हम ट्रक में भरें और सड़क माध्यम से हम आगे ले जाकर छोड़ दें। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। यहाँ पर दिया जा रहा है कि सड़क परिवहन जो है अन्य परिवहन संसाधनों के उपयोग में एक कड़ी का मतलब एक सीढ़ी का काम करता है। जैसे में एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपको रोड मिलेगा, जहां पर बंदरगाह होते हैं वहां पर भी रोड मिलेगा। अगर ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए तो वहां पर कौन जाएगा? रोड से ही ना कोई जाएगा। जो हवाई जहाज होता है, विमान, कहीं गिर जाए तो वहां पर सारा सुविधा कैसे जाएगा? रोड से जाएगा। अगर समुद्र में कहीं कुछ हो जाता है तो बंदरगाह तक सब सामान कौन पहुंचाएगा? रोड से पहुंचाया जाएगा। इसलिए रोड जरूरी है। जैसे सड़क रेलवे स्टेशन वायु और समुद्री पतनों को जोड़ती है, वैसे ही भारत में सड़कें हर क्षेत्र को जोड़ता है। यहाँ पर दिया जा रहा है कि जैसे सड़क रेलवे स्टेशन वायु मार्ग समुद्री पतनों मतलब समुद्री बंदरगाह को जोड़ती है। सड़क हर चीज को जोड़ देता है। ऐसा बात नहीं कि ट्रेन नहीं जाता है, हवाई अड्डा पर नहीं जाता है, जाता है। ट्रेन भी हवाई अड्डा पर जाता है और बंदरगाह पर भी ट्रेन जाता है, लेकिन उसका जगह होता है, सबसे भीतर थोड़े चला जाएगा, नदी में थोड़े घुस जाएगा। लेकिन एक ट्रक नदी में घुस जा सकता है, आराम से चला जाएगा, नदी में नहीं जाएगा।
तट के समीप मतलब तट के नजदीक तो जा ही सकता है। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हीं निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सड़क को 6 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन सा? जिसमें हम जानेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग के मानचित्र देखें तथा इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका बताएं। तो हम जानेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं और मैप में खोजेंगे कि कहां कहां है। यहां पर देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग मतलब सब रास्ता एक दूसरे से घेरा मिला हुआ है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्ग की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित की गई हैं जो बन चुका है। प्रथम जो है उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सीधा रास्ता जाता है, ठीक है। तथा द्वितीय जो पूर्वीय पश्चिम, कहां से? पूर्वीय पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम से लेकर पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। तो एक जो है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर को जोड़ता है जिसको बोलते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा, और जो पूरब को पश्चिम से जोड़ता है, पश्चिम को पूरब से जोड़ता है, उसको पूरब पश्चिम चाहे पश्चिम पूरब गलियारा बोला जा सकता है। तो याद रहेगा, एक श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी और दूसरा असम के सिलचर से लेकर गुजरात तक जाती है और गुजरात के पोरबंदर तक जाता है, जहां पर गांधी जी बहुत ज्यादा रह चुके हैं। इस राजमार्ग का मुख्य उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी को, परिवहन समय को न्यूनतम करना है। मतलब भारत का जितना भी मेगा सिटी है, जो भी बढ़िया बढ़िया अमीर शहर है, उसको एक दूसरे से जोड़ना है। आज कश्मीर का श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब मिल जाता है। और जब हम चलते हैं पश्चिम से पूरब चलेंगे तो आएगा क्या? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल से आगे जाओगे तो असम। तो इतना ज्यादा एरिया में जुड़ रहा है ना, आसानी से जुड़ रहा है। इसलिए मेगा सिटी से जुड़ने के लिए ही इन सारे राजमार्गों को बनाया गया। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको NHAI के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसके अधिकार क्षेत्र में? NHAI के अधिकार क्षेत्रों में आता है, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। उनके अंदर आता है और सारा देखरेख यही करते हैं वहां का। भले कुछ पैसा खा जाते हो, अलग बात है, हर कोई खाता है, ये भी लोग खाकर पचा लेते हैं। अब आता है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको नेशनल हाईवे बोला जाता है। यह क्या है? 2 गलियारा जो देश को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है। अब हम जानेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग। हमने नीचे क्या पढ़ा है, यहाँ पर ठीक से पढ़ो। स्वर्ण चतुर्भुज महाराजमार्ग, जिसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, और एक है राष्ट्रीय राजमार्ग। तो अब हम राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को, जो सबसे अच्छा डेवलप इलाका है, जो बढ़ोतरी में आगे चलता है, उसको जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है। क्या है? प्राथमिक सड़क तंत्र है। एक सड़क दूसरे शहर को, दूसरे जगहों को जोड़ता है, जिसका निर्माण और रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, जिसको CPWD के अधिकार क्षेत्र में आता है। CPWD के अधिकार क्षेत्र में आता है, याद रहेगा। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। जो गलियारा है उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम गया है। दिल्ली और अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है, और बाकी जो राजमार्ग है उसको कौन से नाम से जाना जाता है, संख्या बाई संख्या आप लिख कर हमें भेज सकते हैं indrajitstudypoint@gmail.com पर अहमदाबाद बड़ोदरा दूता मार्ग, ये अहमदाबाद से बड़ोदरा को जोड़ता है। जिसके देखो कितना अच्छा रोड है, यहाँ पे एकदम लाइट लगा हुआ है, बहुत जहां से रोड आया जहां पर खत्म हुआ वहां तक रोड पूरा व्हाइट पट्टी। यहाँ पर कोई भी बैटरी सेंसर वाला गाड़ी आसानी से चल सकता है। अब आगे पढ़ेंगे राज्य राजमार्ग जिसको स्टेट हाईवे बोलते हैं। ये किसके अंदर में आता है, पीडब्ल्यूडी के अंदर में आता है। वो सी पीडब्ल्यूडी के अंदर में आता है और ये पीडब्ल्यूडी, याद रहेगा। जो नेशनल हाईवे होता है सीपीडब्ल्यूडी के अंदर में आता है, और जो स्टेट हाईवे होता है पीडब्ल्यूडी के अंदर में आता है। इसके वजह से कोई भी असमानता, झगड़ा झंझट सब खत्म होता है राज्य और केंद्र के बीच में। और राज्य मार्ग के बारे में हम अगले भाग में पढ़ेंगे, भाग 2 में। इसलिए मिलते हैं भाग 2 में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी सलाह देना है, जो भी पूछना है, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप कमेंट करना है, आप बेझिझक कर सकते हैं, कमेंट करके करो। अन्यथा आप indrajitstudypoint@gmail.com मेल पर भी कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।